लेकिन देश में ही कुछ राजनीतिक दल है जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे। என்னுடைய அண்ணன் புரட்சி கலைஞர் कैप्टन विजयकांत। मई 2026 का आखिरी हफ्ता भारतीय राजनीति के इतिहास में एक बेहद असाधारण और रणनीतिक हलचल का गवाह बना। दिल्ली के सत्ता के गलियारों में उस वक्त एक अजीब सी उत्सुकता और सस्पेंस फैल गया जब दक्षिण भारत के एक नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ने देश की राजधानी में कदम रखा। चारों तरफ सुगबुगाहटें तेज हो गईं कि क्या तमिलनाडु की राजनीति में आया यह नया तूफान अब सीधे केंद्र सरकार से टकराने जा रहा है। सोशल मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री थलापति विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को उनके ही गढ़ में जाकर एक खुली चुनौती दे दी है। इस कथित टकराव के पीछे भाषा, संस्कृति और राज्य के अधिकारों की एक ऐसी गहरी कूटनीति छिपी है जिसने राष्ट्रीय राजनीति का तापमान अचानक बढ़ा दिया है। क्या ये वाकई दो ताकतों के बीच की कोई सीधी जंग है या फिर एक नए मुख्यमंत्री का अपने राज्य के हितों के लिए उठाया गया सख्त प्रशासनिक कदम? आइए इस पूरे राजनैतिक घटनाक्रम के हर एक पहलू का अत्यंत निष्पक्ष, विस्तृत और गहराई से विश्लेषण करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। तमिलनाडु की राजनीति का एक ऐतिहासिक चरित्र रहा है कि यहाँ सिनेमा के पर्दे और राजनीति के मंच के बीच की दूरी हमेशा बहुत कम रही है। पेरियार के आत्मसम्मान आंदोलन से लेकर CN अन्नादुरई, MG रामचंद्रन, M करुणानिधि और J जयललिता तक राज्य ने हमेशा उन चेहरों को अपना नेतृत्व सौंपा है जिन्होंने कला के माध्यम से जनभावनाओं को छुआ। इसी गौरवशाली और अद्वितीय परंपरा की अगली कड़ी के रूप में थलापति विजय का नाम उभर कर सामने आया। विजय केवल एक अभिनेता नहीं रहे, बल्कि 3 दशकों तक उन्होंने तमिल सिनेमा पर राज्य किया और उनकी फिल्मों में हमेशा सामाजिक कुरीतियों, भ्रष्टाचार और आम आदमी के अधिकारों की गूंज सुनाई देती थी। जब उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिजगा वेत्री कज़गम की स्थापना की तो राजनीतिक पंडितों ने इसे केवल एक अभिनेता की महत्वाकांक्षा माना था, लेकिन विजय ने जमीनी स्तर पर काम करके युवाओं को जोड़कर और अपनी एक स्वतंत्र वैचारिक जमीन तैयार करके सबको चौंका दिया। अप्रैल 2026 के विधानसभा चुनाव भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे बड़े मोड़ों में से एक साबित हुए, जहां दशकों से स्थापित द्रविड़ गुटों के वर्चस्व को चुनौती देते हुए विजय की पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के परिणाम किसी बड़े राजनीतिक भूकंप से कम नहीं थे। थलापति विजय की पार्टी TVK ने कुल 108 सीटों पर शानदार जीत हासिल की। हालांकि पूर्ण बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए उन्हें सहयोगियों की जरूरत थी। राजनीति में व्यावहारिक सूझबूझ का परिचय देते हुए विजय ने कांग्रेस, वामपंथी दलों और कुछ अन्य क्षेत्रीय संगठनों के साथ मिलकर एक मजबूत गठबंधन सरकार का निर्माण किया। 13 मई 2026 को विधानसभा के पटल पर हुए फ्लोर टेस्ट में मुख्यमंत्री विजय ने 144 वोटों के साथ अपनी सरकार का बहुमत बेहद शानदार तरीके से साबित कर दिया। इस नए गठबंधन के सत्ता में आते ही केंद्र और राज्य के रिश्तों को लेकर कयास लगाए जाने लगे। चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है और तमिलनाडु में कांग्रेस के समर्थन से टीवी के सरकार चला रही है, इसलिए यह कूटनीतिक रूप से तय माना जा रहा था कि आने वाले समय में दोनों सरकारों के बीच वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं। इसी पृष्ठभूमि के बीच मुख्यमंत्री विजय का पहला आधिकारिक दिल्ली दौरा तय हुआ, जिसने राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बुधवार 27 मई 2026 को मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद थलापति विजय अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर देश की राजधानी नई दिल्ली पहुंचे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ औपचारिक मुलाकात करना और राज्य के लंबित विकास कार्यों को गति देना था। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु के युवा मुख्यमंत्री थलापति विजय की मुलाकात हुई तो वह दृश्य बेहद कूटनीतिक और गरिमापूर्ण था। विजय एक बेहद सादे
लेकिन प्रोफेशनल ब्लैक ब्लेजर, सफेद शर्ट और काली पैंट में पीएम से मिलने पहुंचे थे। उनके हाथों में एक खूबसूरत गुलदस्ता था और चेहरे पर एक सलीके भरी मुस्कान थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी चिरपरिचित गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। यह बैठक लगभग 25 मिनट तक चली। मीडिया और इंटरनेट पर यह दावा किया जा रहा है कि इस 25 मिनट की बंद कमरे की मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच कई तीखे और गंभीर मुद्दों पर बात हुई, जिसे कुछ हलकों में खुली चुनौती के रूप में पेश किया जाने लगा। राजनीति में जब भी कोई नया और भारी जन समर्थन वाला नेता किसी स्थापित राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने बैठता है तो उसके हर एक बयान और कदम को बहुत बारीकी से तौला जाता है। थलापति विजय ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने जो मांगें रखीं, वे कोई व्यक्तिगत टकराव नहीं थीं, बल्कि वे तमिलनाडु की अस्मिता और विकास से जुड़े ऐसे मुद्दे थे जिन पर राज्य की जनता बेहद संवेदनशील है। इन मुद्दों पर विजय के अडिग और सख्त रवैये के कारण ही यह प्रचारित किया जा रहा है कि उन्होंने दिल्ली को सीधी चुनौती दी है। आइए उन मुख्य प्रशासनिक विवादों को समझते हैं जो इस कथित टकराव की असली वजह है। नंबर 1, इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी और तात्कालिक वजह केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह के विभाग द्वारा जारी किया गया एक हालिया दिशा निर्देश माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में होने वाले केंद्रीय सरकारी कार्यक्रमों और उपक्रमों में वंदे मातरम या राष्ट्रगान को प्राथमिकता देने की बात कही थी। तमिलनाडु में भाषा और पहचान का मुद्दा हमेशा से सर्वोच्च रहा है। मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने यह बात बेहद स्पष्ट और कड़े शब्दों में रखी कि तमिलनाडु के किसी भी आधिकारिक या अर्ध सरकारी कार्यक्रम में स्थापित परंपरा के अनुसार तमिल थाई वजथु तमिल राज्य गीत ही सबसे पहले गाया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि राज्य की भाषाई पहचान और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। केंद्र के एक स्थापित नियम के सामने राज्य की अस्मिता पर इस कदर अड़ जाने को ही विश्लेषकों ने अमित शाह की नीतियों को एक प्रशासनिक चुनौती का नाम दे दिया। नंबर 2, कावेरी नदी के पानी का बंटवारा तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच दशकों पुराना और बेहद संवेदनशील मुद्दा है। कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना का तमिलनाडु के किसान और आम जनता लगातार विरोध करते आए हैं। केंद्र सरकार इस मामले में एक मध्यस्थ की भूमिका में है और उसका रुख कूटनीतिक रूप से थोड़ा लचीला रहा है। अपनी इस 25 मिनट की मुलाकात में मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री के सामने बेहद मजबूती से यह पक्ष रखा कि तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी जैसे निचले तटवर्ती राज्यों की लिखित सहमति के बिना केंद्र सरकार को मेकेदातु परियोजना को किसी भी प्रकार की तकनीकी या वित्तीय मंजूरी नहीं देनी चाहिए। उन्होंने चेताया कि यदि राज्य के किसानों के हितों की अनदेखी की गई तो तमिलनाडु सरकार इसके खिलाफ हर कानूनी और संवैधानिक रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होगी। उनके इस आक्रामक रुख को केंद्र के नीतिगत फैसलों के खिलाफ एक खुली चेतावनी के रूप में देखा गया। तमिलनाडु के तटीय इलाकों, विशेष रूप से रामेश्वरम और नागपट्टिनम के मछुआरों का मुद्दा एक मानवीय और अंतर्राष्ट्रीय संकट बना हुआ है। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी करने, उन्हें बंदी बनाने और उनकी महंगी नावों को जब्त करने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। मुख्यमंत्री विजय ने गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्रालय के संदर्भ में इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की कूटनीतिक सुस्ती पर सवाल उठाए। सौंपे गए ज्ञापन में दावा किया जा रहा है कि वर्तमान में श्रीलंका की कस्टडी में मौजूद 58 भारतीय मछुआरों की तत्काल और सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को श्रीलंका सरकार पर सीधा दबाव बनाना चाहिए। थलापति विजय एक परिपक्व और दूरदर्शी राजनेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वे जानते हैं कि तमिलनाडु के विकास के लिए केंद्र सरकार का सहयोग अनिवार्य है
जहां एक तरफ वे प्रधानमंत्री से बेहद मुस्कुराते हुए और गर्मजोशी से मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ बंद कमरे में वे राज्य की मांगों को लेकर 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं होते। इसी दोहरे कूटनीतिक रुख को राजनीतिक गलियारों में चुनौती का नाम दिया जा रहा है। मई 2026 की इस मुलाकात ने देश की राजनीति को एक नया समीकरण दे दिया है। थलापति विजय की सरकार को कांग्रेस और वामपंथियों का समर्थन प्राप्त है और दिल्ली दौरे के दौरान विजय का राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे शीर्ष विपक्षी नेताओं से भी मिलने का कार्यक्रम था। विशेषज्ञों का दावा है कि विजय खुद को दक्षिण भारत में गैर भाजपा राजनीति के एक नए केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यदि वे तमिलनाडु में अपनी प्रशासनिक क्षमता साबित करने में सफल रहते हैं, तो आने वाले समय में वे राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाले किसी भी तीसरे मोर्चे या विपक्षी गठबंधन के एक बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक चेहरे के रूप में उभर सकते हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार भी उनके हर एक कदम को बेहद गंभीरता और सम्मान के साथ ले रही है। आज के सूचना क्रांति के दौर में किसी भी राजनैतिक भाषण, मुलाकात या प्रशासनिक पत्र को इंटरनेट पर बहुत अधिक सनसनीखेज बनाकर पेश किया जाता है। खुली चुनौती, आर पार की जंग या अमित शाह को झुकाया जैसे भारी भरकम शब्द केवल पाठकों और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक और राजनीतिक रूप से जागरूक समाज के रूप में हमें यह समझना होगा कि लोकतंत्र में संवाद और मतभेद दोनों ही इसके सबसे खूबसूरत हिस्से हैं। मुख्यमंत्री विजय का केंद्र सरकार से किसी नीति पर असहमत होना या राज्य के अधिकारों के लिए सख्ती से अड़ जाना कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, बल्कि हमारे संविधान द्वारा दी गई संघीय व्यवस्था का एक जीवंत उदाहरण है। अंत में इस पूरे राजनैतिक घटनाक्रम का सार यही है कि मुख्यमंत्री थलापति विजय का मुख्य ध्येय तमिलनाडु की जनता से किए गए वादों को पूरा करना है। वे भाषाई अस्मिता, मछुआरों की सुरक्षा और कावेरी जल विवाद जैसे मुद्दों पर हमेशा आक्रामक रुख बनाए रखेंगे, क्योंकि यही उनकी राजनीति की मूल ताकत है। लेकिन इसके साथ ही वे देश के प्रशासनिक ढांचे के भीतर रहकर ही काम करेंगे। यह मुलाकात भारत के लोकतांत्रिक ताने बाने की मजबूती को दर्शाती है, जहां 2 अलग-अलग विचारधाराओं के नेता देश और राज्य के विकास के लिए एक मेज पर बैठकर बेहद संजीदगी से चर्चा करते हैं। इस पूरी राजनीतिक हलचल और दिल्ली में हुई मुलाकातों के महत्व को पूरी तरह से समझने के लिए हमें तमिलनाडु की राजनीति के उस वैक्यूम, खालीपन को समझना होगा जिसे थलापति विजय ने भरा है। पिछले 5 दशकों से तमिलनाडु की राजनीति मुख्य रूप से 2 बड़े द्रविड़ दलों डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द घूमती रही है। जयललिता और एम करुणानिधि जैसे कद्दावर और करिश्माई नेताओं के निधन के बाद राज्य में एक बहुत बड़े नेतृत्व का खालीपन आ गया था। राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि थलापति विजय ने तमिलनाडु की राजनीति में तीसरे मजबूत विकल्प के रूप में उभरकर पारंपरिक समीकरण बदल दिए हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से उनकी मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुईं, लेकिन हकीकत में यह तमिलनाडु के विकास, राज्य के अधिकारों और लंबित परियोजनाओं पर केंद्रित एक आधिकारिक एवं कूटनीतिक बैठक थी। किसी भी तरह की खुली चुनौती या टकराव के दावे तथ्यों से परे हैं। अगर आपको यह सच्ची और सटीक जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। समाज और राजनीति से जुड़ी ऐसी ही असली और प्रामाणिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।